आज हम करेंगे एस्कोली लेमा। इस एस्कोली लेमा का यूज़ जो है मेरा कोशी-पियानो थ्योरम को प्रूव करने में यूज़ होता है। आज हम पहले लेमा का प्रूव करते हैं क्योंकि उसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है उसमें लेमा में, उसमें थ्योरम में। तो उसको समझने से पहले इसको समझना होगा। ये मेरी एमएससी फर्स्ट सेम के लिए है ये लेमा, जो कि एस्कोली ने दिया था, इस वजह से इसका नाम है एस्कोली लेमा। अब हम इसकी कर लेते हैं स्टेटमेंट। इसकी स्टेटमेंट ये क्या कहती है, अगर f मेरे पास कोई भी एक फैमिली ऑफ फंक्शंस हैं जिसके पास क्या क्या प्रॉपर्टी है कि वो इनफाइनाइट है, यूनिफॉर्मली बाउंडेड भी है, इक्वी कंटिन्यूस भी है, तो और ये सारी ये f जो है मेरा एक किसी बाउंडेड और रियल इंटरवल i में है, तो ये जो f है इसके पास एक सीक्वेंस होगी जो कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी इस इंटरवल i के अंदर ही। ये है मेरी स्टेटमेंट कि अगर f मेरा कोई भी फैमिली है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि f मेरी कोई भी फैमिली है, उसके अंदर f है, g है, h है, सो ऑन टू करके कि ये मेरे पास जो है इसके पास 3 प्रॉपर्टी हैं। पहली बात तो ये इनफाइनाइट है, दूसरी क्या है कि ये मेरे पास क्या है, इक्वी कॉन्टिन्यूस है, और तीसरी प्रॉपर्टी है मेरे पास कि यूनिफॉर्मली बाउंडेड है। ये कहता है थ्योरम कि अगर मेरे पास कोई एक ऐसा फंक्शन है और ये सब कुछ किसी इंटरवल i के ऊपर है और इस इंटरवल i की प्रॉपर्टी है कि वो बाउंडेड है और रियल है, तो इसके पास ना एक यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस आएगी और वो सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट होगी इस इंटरवल i के ऊपर ही। ये है मेरा लेमा की स्टेटमेंट। अब इस लेमा को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास इक्वी कंटिन्यूस प्रॉपर्टी क्या होती है, यूनिफॉर्मली बाउंडेड प्रॉपर्टी क्या होती है, क्योंकि उसके बाद ही हम इसका प्रूफ कर पाएंगे। तो हमें पता है इक्वी कंटिन्यूस की हमें कंटिन्यूटी तो पता होता है, एंड इक्वी कंटिन्यूस और कंटिन्यूटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर इसको समझते हैं। देखिए जैसे कि लिखा है कि एक सेट ऑफ फंक्शंस इज डिफाइन ऑन, इसमें भी रियल इंटरवल ही है, उसको इक्वी कंटिन्यूस इस इंटरवल i के अंदर कब कहेंगे, इफ़ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर डेल्टा डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन सच दैट, ये कंडीशन है। और कंटिन्यूटी से ये अलग इस तरीके से है कि वहाँ पर जो मेरा ये जो डेल्टा आता है वो डेल्टा मेरा एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है, इधर भी करता है, लेकिन वो डेल्टा मेरा पॉइंट्स पे भी डिपेंड करता है, टी पॉइंट्स पे भी डिपेंड करता है कि मेरा टी पॉइंट है, टी बार पॉइंट है। और लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये जो मेरा डेल्टा है ये फंक्शंस के ऊपर इंडिपेंडेंट है। फंक्शन के ऊपर इंडिपेंडेंट से मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कि एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ टी बार, अगर मैं इसकी जगह ये लिखूँ ना कि जी ऑफ टी माइनस जी ऑफ टी बार लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर टी माइनस टी बार, इसके लिए भी सेम ही डेल्टा आएगा। कहने का मतलब क्या है, आप यहाँ पर एफ जी एच के कुछ भी फंक्शन ले लो, डेल्टा नहीं बदलेगा। यही होता है मेरा इक्वी कंटिन्यूस। और सिमिलरली मेरा यूनिफॉर्मली बाउंडेड तो मेरा फंक्शन ही होता है कि कहीं ना कहीं पर जाकर फंक्शंस की जो वैल्यू है वो कहीं पर जाकर किसी एक मैक्सिमम वैल्यू से लेस हो जाएंगी, मतलब कि वैल्यूज़ बढ़ती जाएंगी, लेकिन कहीं पर जाकर एक मैक्सिमम वैल्यू होगी कि वैल्यू इससे बड़ी नहीं होगी। ये होता है मेरा बाउंडेड। और मेरे पास यहाँ पर है यूनिफॉर्मली बाउंडेड का मतलब क्या है, यहाँ पर भी यही है कि ये जो मेरा m है यहाँ पर कुछ भी फंक्शन ले लो, ये फंक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं होगा। f है, f1 है, g1 है, कुछ भी है, सबके लिए सेम m काम करेगा, सबके लिए सेम कैपिटल नंबर आएगा। ये डिफरेंस है मेरा यूनिफॉर्मली बाउंडेड और बाउंडेड में। कंटिन्यूटी भी क्लियर हो गई। अब हम करते हैं इस थ्योरम का प्रूफ। स्टेटमेंट भी आई होप क्लियर होगी। और थ्योरम को करने से पहले हमें कुछ प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, लाइक हुबल-ज़ेनोव प्रॉपर्टी, जो कि अब हम डिस्कस करेंगे। पहले थ्योरम का थोड़ा सा प्रूफ स्टार्ट कर लेते हैं। इसको हमने कैसे किया, सबसे पहले हमने क्या माना कि जो मेरा बाउंडेड इंटरवल आई था ना, उसमें से मैंने सिर्फ कुछ रेशनल्स नंबर्स का सेट उठा लिया आर के, जिसमें कि रेशनल्स नंबर है मेरे पास R1 R2 इनफाइनाइट करके सेट ऑफ रेशनल है, जिसको मैंने बाउंडेड इंटरवल आई से उठाया है, जिसका कुछ ऑर्डर फिक्स्ड है। फिर मैंने क्या किया कि ये जो मेरा सेट ऑफ फंक्शंस था ना इन फंक्शंस के ऊपर मैंने R1 को अप्लाई कर दिया, जहाँ पर ये सारे मेरे f जो है कैपिटल F से हैं। कहने का मतलब क्या है कि मैंने सबसे पहले तो मैंने एक सेट ऑफ रेशनल्स नंबर उठाए, फिर मेरे पास फैमिली ऑफ फंक्शंस थी, उनमें से कोई एक फंक्शन उठाया, उसके ऊपर R1 अप्लाई कर दिया।
यहाँ से कैसे फैमिली आएंगे, लाइक f(r1), g(r1), सो ऑन टू ये चलती रहेंगी। एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ, ये मेरा सेट बन गया जो कि बाउंडेड भी है। और ये मेरे एफ जी, ये सारे के सारे मेरे कैपिटल एफ से मैं ले रही हूँ। और ये जो मेरे ये जो सेट बनेगा, ये सेट मेरा बाउंडेड है। ये सेट मेरा बाउंडेड क्यों है? क्योंकि मेरा इंटरवल भी बाउंडेड है, मेन इंटरवल बाउंडेड है, और ये सेट ये वहीं से उठाए हैं तो ये भी बाउंडेड ही है। अब मेरे पास आती है बोल्ज़नो-वीयर्स्ट्रैस थ्योरम। वो क्या कहती है? अगर कोई भी सेट है, इनफाइनाइट है, प्लस बाउंडेड है, तो वहाँ पर एग्जिस्ट करेगी एक सीक्वेंस जो कि कन्वर्जेंट होगी। या फिर इसको दूसरे, इसके एक 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 स्टेटमेंट और भी है इसकी, जो कहती है कि इसके पास, इनफाइनाइट सेट के पास एक लिमिट पॉइंट होगा। पर वहीं से भी बात यही बन जाती है, क्योंकि लिमिट पॉइंट जो होता है ना, लिमिट पॉइंट के आसपास बहुत सारी टर्म होती हैं। क्योंकि लिमिट पॉइंट वही होता है ना जहाँ पर उसकी सीक्वेंस की बहुत सारी टर्म उसके पास आके कन्वर्ज कर रही है। तो उन पॉइंट से भी उठा के हम एक सीक्वेंस बना सकते हैं जो उस पॉइंट पे ही कन्वर्ज करे। तो ओवरऑल डिसीजन हम इस वाली डेफिनेशन को ही कंसिडर करते हैं कि उसके पास एक सीक्वेंस आएगी, या सब सीक्वेंस कह लेते हैं, जो कि कन्वर्जेंट होगी। तो देखिए यहाँ पर भी यही कहा गया है कि ये बाउंडेड है। इसका मतलब यहाँ पर बोल्ज़नो-वीयर्स्ट्रैस थ्योरम से एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी डिस्टिंक्ट फंक्शंस की। उसका नाम इसने f1 रख दिया, fn1, जहाँ पर ये मेरे सारे के सारे fn1 भी मेरे कहाँ से हैं? f से, मतलब कि कुछ भी हो सकता है, इनकी वैल्यू ऐसे हैं। ये f(n1) हो गया, g(n1), ये एक इनफाइनाइट फैमिली है सीक्वेंसेस की, यहाँ डिस्टिंक्ट फंक्शंस की। इस तरीके से कि जो मेरी सीक्वेंस है ना, ये मेरी कन्वर्जेंट है। बोल्ज़नो-वीयर्स्ट्रैस थ्योरम से एक सीक्वेंस एग्जिस्ट कर गई f(n1), और वो f(n1) मेरी r1 पे कन्वर्जेंट है। इतने क्लियर। अब उसके बाद ये क्या कह रहा है, सिमिलरली करके हम क्या कर सकते हैं, जैसे r1 अप्लाई किया वैसे ही हमने r2 अप्लाई करेंगे। तो f(n1) के ऊपर जब हम स्टार्टिंग से ही f(r2) लेके चलेंगे, वैसे ही हमारे पास ये भी इनफाइनाइट, अगेन बाउंडेड, तो फिर से हम बोल्ज़नो-वीयर्स्ट्रैस थ्योरम लगा देंगे। तो हम ये देखिए f(n1), r2 ये मेरे पास बाउंडेड है, इनफाइनाइट है। तो बोल्ज़नो-वीयर्स्ट्रैस थ्योरम से इसके पास भी एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस आएगी। f(n2) उसका नाम रख दिया है, एंड r2 पे वो कन्वर्ज करिए। ये जो सेम हम सफिक्स रख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि n2 मेरा r2 पे कन्वर्ज करिए। अपनी कन्वीनियंस के लिए हम ये ले रहे हैं, और हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जो हैं एक कन्वर्जेंट, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हमें ढूंढनी है, वो हम ढूंढ सकें। अब देखो, हमने बनाया f(n1) बनाया, f(n2) बनाया, सो ऑन टू करते करते हम क्या बनाते रहेंगे, f(n) तक। और फिर क्या, जैसे, और ये मेरी f(n1) मेरी r1 पे कन्वर्ज कर रही है, ये r2 पे कन्वर्ज करती है, सो ऑन टू करते करते कन्वर्ज करती जा रही है। फिर इसने क्या किया, इन सब को एक सेट में डाल दिया और उसका नाम रख दिया gn। gn इज इक्वल्स टू f(n)n। gn बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखा, फिर आगे इन्होंने क्या किया, कंटिन्यूइंग इज दिस वे, हमारे पास एक इनफाइनाइट सेट ऑफ फंक्शन बनने वाला है f(n) के, जैसे कि मैंने बताया था। इन सब का नाम इसने क्या रख दिया है, f(n) के, इन सब का नाम ही f(n) के रख दिया है। हाँ, ये इनके पास प्रॉपर्टी है कि f(n1) ये मेरे n के कन्वर्ट कर दिया, r1 ये मैंने बता दिया आपको, इतना बता चुकी हूँ मैं। अब हम क्या करेंगे कि ये जो मेरी gn हमने जो बनाई है ना, यही हमारी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है i पे। अब हम इसको कैसे करते हैं, देखिए, gn मेरी कन्वर्जेंट है हर एक पॉइंट के r के पे, जैसे कि मैंने बताया g1 r1 पे कन्वर्जेंट है, क्योंकि देखिए gn मेरी f(n1) पे है ना। अगर मेरी g1 से मेरा क्या आ जाएगा, f(n1) मेरी r1 पे कन्वर्जेंट है। इस तरीके से मेरी g1 भी तो r1 पे कन्वर्ज, क्योंकि इसी के इक्वल है। ऐसे ही हमारे पास gn1 हर एक पॉइंट पे कन्वर्जेंट है। अब हमें पता है कि हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, कोशी होती है। तो बस उसका यहीं पे इसका यूज़ किया है क्या, अब हमने यहाँ पर इसका यूज़ किया है कि हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस मेरी क्या होती है, कोशी। अब कोशी की डेफिनेशन यहाँ पर लगा दी है कि गिवन एप्सिलॉन के लिए और हर एक रैशनल नंबर के लिए जो इंटरवल आई से ही है, एक इंटीजर एग्जिस्ट करेगा n, जो डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन एंड ऑन दैट पॉइंट r के। इस तरीके से अब मैं आपको बता रही हूँ कि कोशी सीक्वेंस क्या होती है। कोशी सीक्वेंस मेरे क्या होती है, जहाँ पर फंक्शंस की दो वैल्यूज़ के बीच का डिफरेंस कम होना स्टार्ट हो जाता है, कुछ फाइनाइट टर्म्स को छोड़ के। यही डिफरेंस होता है मेरा कोशी सीक्वेंस में। कोशी सीक्वेंस क्या होती है, जैसे कि यहाँ पर पॉइंट्स पड़े हैं,
ये पॉइंट्स यहाँ पर पढ़े हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ फाइनाइट टर्म्स यहाँ के छोड़ दी, कहीं से भी जोड़ सकते हैं। फाइनाइट टर्म को बाद जो सीक्वेंस की टर्म है ना, उनका डिफरेंस बहुत पास पास हो जाएगा। ये होती है मेरी कोशी सीक्वेंस। देखिए, जी ऑफ एन आर के माइनस जी ऑफ एम आर के। देखो मैंने आर के सेम लिया है क्योंकि मेरी जो कोशी सीक्वेंस है ना, वो पॉइंट के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती, वो फंक्शंस की वैल्यू पे डिपेंड करती है। ये एप्सिलॉन लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 3, हम ये कुछ भी ले सकते हैं, तो हम लास्ट, क्योंकि हमें लास्ट में लेस देन एप्सिलॉन लाना होता है, इस वजह से हम ये ले रहे हैं। जहाँ पर एन और एम से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है ये, मतलब इसका मतलब होता है कि एन कोई नंबर आएगा कुछ फाइनाइट टर्म्स के बाद, इनको छोड़ के इसके बाद ये कितना बड़ा नंबर आएगा कि इन दोनों की टर्म्स के बीच का डिफरेंस बहुत कम हो रहा है। इसको हम कोची सीक्वेंस कहते हैं, क्योंकि हमने कन्वर्जेंट बना दी थी और कन्वर्जेंट से हमने कोशी का यूज़ कर लिया। क्योंकि हमें गिवन है कि एफ मेरा इक्वी कंटिन्यूस भी है, तो हमने सीधा सिंपल ये इक्वी कंटिन्यूस की डेफिनेशन लगा दी है। अब हमने क्या किया कि ये जो हमारा रियल वैल्यू बाउंडेड इंटरवल था ना, इसको हमने फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया, I1 I2 सो ऑन टू IP, इस तरीके से कि जो लेंथ है ना सबसे बड़े इंटरवल की भी, वो एक छोटी सी एप्सिलॉन से भी छोटी है। देखिए, ये कह रहा है कि जो लेंथ है ना किसी भी इंटरवल की, उसकी जो मैक्सिमम लेंथ है ना, वो किसी एक छोटे से नंबर से भी छोटी है। ये मेरी सब इंटरवल की लेंथ है। अब कईयों के दिमाग में ये क्वेश्चन भी आता है कि हमने इसको सब इंटरवल में डिवाइड करने की क्यों ज़रूरत पड़ी। उसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि देखो कोशी सीक्वेंस, उसके बिना कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन आएगी नहीं। कोशी सीक्वेंस मेरी क्या होती है कि कुछ फाइनाइट टर्म को छोड़ के टर्म्स के बीच का डिफरेंस कम हो रहा है। जब इंटरवल के बीच के, ये इंटरवल है, इंटरवल के बीच का डिफरेंस भी छोटे से नंबर से छोटा है, इसका मतलब इंटरवल बहुत पास पास है, बहुत पास पास है। इसका मतलब मेरी कोशी सीक्वेंस में आसानी से बना सकती हूँ। इसका यूज़ आगे होगा, आगे पता चल जाएगा। देखिए, फॉर ईच सब इंटरवल आई के हम एक रेशनल नंबर चूज़ कर सकते हैं जो कि किसी एक इंटरवल में होगा। अगर टी मेरा कोई भी नंबर पूरे इंटरवल में है तो वो किसी न किसी एक उसके सब इंटरवल में भी होगा, क्योंकि सब इंटरवल इंटरवल से ही मिलके बनता है ना, उसको पार्स करके किसी सूटेबल के लिए। अब उन इक्वेशंस को मैंने कंबाइन करा। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये लिया GNT माइनस GMT। अब इन्होंने इसमें है ना कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखिए, इन्होंने क्या किया, GNR के बार और GNR के बार को ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया, और GMR के बार को ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। और फिर हमें पता है कि मोड ऑफ A प्लस B इज़ इक्वल टू मोड ऑफ लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ A प्लस मोड ऑफ B होता है। तो इसी प्रॉपर्टी का बाद में यूज़ कर दिया गया है, अलग अलग सेपरेट टर्म को सेपरेट कर लिया गया है। अब देखिए, अब हमने जो कोशी सीक्वेंस बनाई थी और जो कंटिन्यूटी ली थी ना, उन दोनों का यूज़ अब हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जब पॉइंट्स मेरे डिफरेंट डिफरेंट है तो यहाँ पर मैं इक्वी कंटिन्यूस की डेफिनेशन यूज़ कर सकती हूँ। और यहाँ पर जब मेरे पॉइंट सेम है, इसका मतलब ऐसा कुछ कि जो पॉइंट्स पे डिपेंड ना करे, सिर्फ मेरा इन फंक्शंस की वैल्यू पे डिपेंड करे, मतलब यहाँ पर मैं कोशी सीक्वेंस वाली इक्वेशन का यूज़ कर रही हूँ। इसका ये वाली टर्म मेरी लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 है और ये वाली टर्म मेरी लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 है, जो कि पॉइंट्स पे डिपेंड कर रही है इक्वी कंटिन्यूस। तो बस इन्हीं का यूज़ करके लेस देन एप्सिलॉन आ गया। और यहाँ से मैं इसको कन्वर्जेंट कैसे बोल सकती हूँ, क्योंकि यहाँ से ये क्या बन गई, अगेन ये कोशी सीक्वेंस बन गई। फिर हमें, हाँ देखो, इंटरवल को हमने सब डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हमें एक यहाँ पर एक बड़ा सा नंबर आता है n, है ना, जो कि कुछ फाइनाइट टर्म्स से को छोड़ के सारी टर्म्स से वो बड़ा होता है। अगर मैं इंटरवल को स्मॉल नहीं करती तो यहाँ पर मैक्सिमम ले रखा है इन सब का, n एप्सिलॉन, ये भी बड़ा नंबर होता है। ये अगर इंटरवल स्मॉल नहीं होता तो R1 मेरा, जैसे कि मेरा R1 में लेती I1 इंटरवल में से, उसकी लेंथ है बड़ी। ये मेरा R2 में से मैंने I2 इंटरवल में से ले लिया, इसकी लेंथ भी है बड़ी। तो ये नंबर भी बड़े हो जाएंगे, इनका मैक्सिमम भी बहुत बड़ा होगा। तो मैं कोशी बना नहीं पाऊँगी ना, क्योंकि कोशी बनाने के लिए हमें सिर्फ फाइनाइट टर्म को ही छोड़ना पड़ता है। इसलिए मैंने इंटरवल को डिवाइड किया और उसकी लेंथ को भी स्मॉल ले लिया है। अब देखो, मेरी जो है कन्वर्जेंट सीक्वेंस मेरी कोशी होती है, और कोशी मेरी हमेशा कन्वर्जेंट नहीं होती है। ये सिर्फ रियल नंबर के केसेस में ही इसका कन्वर्स ट्रू होता है। हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस तो कोशी होती है, जिसका यूज़ हमने यहाँ पर किया।
अब मैं कह रही हूँ कि कोशी भी हर एक कोशी सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होती है, वो सिर्फ रियल नंबर के केसेस में ट्रू है, और यहाँ पर हम इंटरवल अपना रियल ही लेके चल रहे हैं। इस वजह से हमने कह दिया, हमने कोशी बना ली और ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कर रही है। इसलिए हमें चाहिए था वो हमें मिल गया, एक सीक्वेंस मिल गई। हमने प्रूव कर दिया कि GN जो हमने ढूंढी थी ना, ये मेरी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो हमारा लेमा हो गया प्रूव। थैंक यू।